गुड इवनिंग गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 के हीट में लेक्चर 5 में गैस लॉ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गैस के बारे में। गैस के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं आइडियल गैस लॉ। ये जितने भी आपको लॉ के नाम जो दिख रहे हैं वो सब के सब आइडियल गैस पे एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं गैस के बारे में। तो आपको एक बात बता दूं कि गैस का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइनी होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, गैस आप किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो उस पूरे स्पेस को वो घेर लेगा, ठीक है, यानी कि वो पूरे स्पेस में फैल जाएगा, जबकि सॉलिड और लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तीसरा, ऐसा है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो क्या होता है कि कोहेजन फोर्स ना के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए आप इसको मान सकते हैं कि कोहेजन फोर्स अब्सेंस होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको आप हीट करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बॉयल्स लॉ पे, ठीक है। ये 4 लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है, आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आइडियल कुछ होता नहीं है, ठीक है। गैस है तो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ होंगे, तो वो रियल गैसेज होते हैं, आइडियल गैसेस नहीं होते हैं। बट हम अपने वर्क के लिए क्या करते हैं कि उसको कंसिडर करके चलते हैं कि वो आइडियल गैस है, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो बॉयल्स लॉ को एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने ये लॉ दिया था, ठीक है। और उन्होंने ये लॉ दिया तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि यदि किसी भी गैस के हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका डिक्रीज करता है, ठीक है, या वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है। और ये कब होता है, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। तो हम लोग इसके स्टेटमेंट्स को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कहाँ पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास, ठीक है, मास उसका फिक्स्ड है, दिया हुआ है mkg ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, वो अपने वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं, ये एक मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पिस्टन में इसमें क्या हमने किया कि एक तरफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस मैंने लगाया, दूसरी तरफ मास का मेजरमेंट करता है, ठीक है। आप इसमें चाहें तो टेम्परेचर स्केल भी लगा सकते हैं जिससे कि आपको टेम्परेचर पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने देखा कि अभी जो है हमारा इस कंडीशन में क्या है कि वॉल्यूम यहाँ पर है, ये यहाँ पे मैंने वॉल्यूम स्केल बना रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम है जो V1 है, और प्रेशर गेज में कुछ प्रेशर शो कर रहा है जिसको नाम मैंने दिया P1। अब हम क्या करते हैं कि इस पिस्टन को धक्का देते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो जब हमने यहाँ धक्का दिया तो कुछ इस तरीके से ये क्या हुआ कि नीचे डाउन की ओर आएगा। अब क्या होंगे कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आसपास होंगे। यहाँ पर देखिए प्रेशर क्या हो रहा है कि प्रेशर गेज का जो रीडिंग है वो देखिए डिफरेंट हो गया, P2 आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P1 था बट ये कहाँ पहुँच गया, V2 पे पहुँच गया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम अधिक है बट यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कम है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर कम है बट यहाँ पे प्रेशर अधिक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके मैथमेटिकल रिलेशन पे, ठीक है। तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या लिखेंगे, P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का, ठीक है। कब, जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओके। अब देखिए जब भी हम लोग किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक टर्म यूज करते हैं
प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक टर्म यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P इक्वल टू C इंटू 1/v। अब देखिए, अब हम इसको इधर करेंगे, इस साइड करेंगे तो क्या होगा कि ये जो ग्राफ आएगा वो हो जाएगा PV इक्वल टू C, PV इक्वल टू C। ये होगा हमारा किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। अब हम इसका देखते हैं PV डायग्राम। क्या देखेंगे, PV डायग्राम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखेंगे PV डायग्राम, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है वॉल्यूम एंड दिस वन इज द प्रेशर, ओके। चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट पर जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा वॉल्यूम यहाँ क्या था, इसको हम V1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको देखिए, और इसको हम लोग P1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इस पॉइंट से अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट जो दिख रहा है, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, यानी कि प्रेशर अधिक हो गया तो प्रेशर P2 पर पहुँच गया, मतलब यहाँ पर रहा होगा, और वॉल्यूम कहाँ पर पहुँच गया, V2 पर पहुँच गया, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं V2, ठीक है। यानी कि दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज द P1, सॉरी ये P2 हो गया, ये P1 हो गया। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ, ये जो पैराबोलिक ग्राफ है, इसका डायरेक्शन किधर से किधर की ओर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। हम वहाँ इनिशियल पॉइंट 1 से चल रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं, 2 पर पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा PV डायग्राम, ओके। अब हम लोग देखेंगे चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है वो समझेंगे, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, क्या है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है जब वो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो यदि हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, या वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कैसे होगा, यहाँ देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए कि हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, उस कंटेनर में हमने एक ढक्कन रखा है ऊपर से। अब यहाँ पर क्या है कि इसका मास m है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है V1 है और टेम्परेचर क्या है, T1 है। हमने स्केल से मेजर किया, देखा इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम हीटिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है, वैसे वैसे इसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। अब ये बात है ऐसा कि यदि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग जब हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हैं V इक्वल टू C इंटी T। अब यदि T को इधर लाए तो V बाई T इक्वल टू क्या हो जाएगा, C, ठीक है। क्या हो जाएगा, V बाई T इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिएगा कि ये जब हम टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, मैंने आपको हीट के स्टार्टिंग चैप्टर में बताया था कि जब हम लोग हीट करते हैं तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करता है,
वो एनर्जी को गेन करता है, ठीक है। और जब वो एनर्जी को गेन करता है तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो फास्टर हो जाता है, और ये फास्टर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा कि अगले मॉलिक्यूल्स से टकराएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। जब वो टकराएगा तो एक दूसरे को पुश करेगा, तो इस तरीके से क्या होगा कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका VT डायग्राम, ठीक है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम। दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज द टेम्परेचर। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दिस इज द पॉइंट 1, ठीक है। इस कंडीशन में है, यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर T1 टेम्परेचर है और यहाँ पे क्या है T2 टेम्परेचर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो आगे एक और कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, V2 है, ठीक है। और यहाँ पर का टेम्परेचर कितना है, T2 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। y = mx जानते हैं प्लस c, वो किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है। ये इक्वेशन भी कुछ ऐसा ही है क्या, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। देख रहे हैं ये 1 से 2 की तरफ जाएगा। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि यदि हम यहां पर इसको लिखें, ठीक है, फ्रॉम 1 to 2, यानी कि फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट में जाने के लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, V1 by T1 = V2 by T2, ओके। ये हो जाएगा हमारा चार्ल्स लॉ। अब यहाँ पर देखिए चार्ल्स साहब ने क्या देखा था, एक ऑब्जर्वेशन किया था कि आखिर वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ तो रहे हैं, बट कितने चेंजेस हो रहे हैं, कितने परसेंटेज में चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंक्रीज करेगा, लेकिन टेम्परेचर घटेगा तो डिक्रीज करेगा। यहाँ भी क्या होगा, देखिए अभी मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, अब सपोज दैट इसी सबस्टांस को रिवर्स कीजिए, इसको ठंडा कीजिए, तो ये धीरे धीरे वॉल्यूम घटेगा, तो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, कितने से करेगा, 1/27 से करेगा ऑफ इट्स वॉल्यूम फॉर एवरी डिग्री चेंज। हर एक डिग्री सेल्सियस के चेंज पर दिस पार्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विल बी चेंज्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है, ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, डायरेक्ट ये ऑब्जर्वेशन लिख देता है और पूछ देता है कि ये कौन से गैस लॉ से रिलेट करता है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, चार्ल्स लॉ, ओके। तो यही होता है चार्ल्स लॉ। अगला हम लोग देखेंगे अब गैलुशिक लॉ। अब हम लोग देखेंगे गैलुशिक लॉ, ओके। तो समझेंगे, गैलुशिक साहब ने प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट किया था, ठीक है, कि कैसे बढ़ता है या कैसे घटता है उसके बारे में। तो उन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है। अर्थात प्रेशर जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। यदि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा। इसको हम लोग रियल लाइफ में कैसे देखते हैं, ये चीज़ें समझिए। जैसे हमने एक क्लोज कंटेनर लिया, तो क्लोज कंटेनर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस मैंने इसमें भर दी। अब क्या है कि ये चूंकि क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। अब इसको आप हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। और जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे गैस, उसका जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इसका मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम बढ़ेगा। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग लिखते हैं तो P² सिंपली P² / 2m आप लिखते होंगे,
दैट मीन्स कि मोमेंटम बढ़ेगा उसका, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब मोमेंटम बढ़ता है, ठीक है, आप ऐसे समझिए कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है कि उस गैस के मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम होते हैं, वही हमारा प्रेशर होता है। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम सिंपल सी बात है बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। आप जैसे खाना बनाते हैं घर में, ठीक है, वही एक कुकर लीजिए, उसको क्या कीजिए कि अंदर कोई गैस आप भर दीजिए, आप देखेंगे कि हीट करने के बाद क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा, ठीक है, हीट करने के बाद चूंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो एक्सपेंड होने की कोई संभावना नहीं है, बट क्या है कि उसमें प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर गेज लगा के रखेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका मैथमेटिकल, तो क्या देखेंगे कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, कब, जब वॉल्यूम जो है हमारा कांस्टेंट है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो आप लिख सकते हैं P = CT। अब फिर से देखिए इसका भी क्या आएगा, ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं P/T = C, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका ग्राफ देखेंगे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में देखेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द टेम्परेचर, ओके। अब यहाँ देखिए कि हम सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, प्रेशर P1 है और टेम्परेचर क्या होगा बाबू, T1 होगा। अब कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर होगा P2 और टेम्परेचर क्या होगा, T2। इस ग्राफ से आप इस इक्वेशन से आप देख रहे होंगे कि आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इसका कैसा ग्राफ बनेगा। तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ा। अब हम लोग क्या करते हैं कि फ्रॉम, आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, स्टेट 1 से स्टेट 2, तो क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो P1/T1 = P2/T2, ठीक है, बराबर कांस्टेंट भी कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एवोगाड्रो लॉ, ठीक है, जो कि इस गैस लॉ का जो है हमारा लास्ट गैस लॉ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है, क्या कहता है समझेंगे। एवोगाड्रो लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि किसी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है, हम लोग कोई भी गैस लें और उसका वॉल्यूम सेम रहे, ठीक है, तो जब जितना वॉल्यूम जो है सेम रहे तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है, क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स इन द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। उसका जितना वॉल्यूम होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका कहने का मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वेयर V इज द वॉल्यूम एंड N इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब इसमें कब होगा, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब वो दोनों नहीं बदलेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या ही लिखेंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप C × N। अब इसको लिखिए V/N = C। अब यदि मान लेते हैं कि 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, ठीक है, मान लें कि फ्रॉम
स्टेट 1 टू स्टेट 2, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं V1/N1 इक्वल टू V2/N2, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा एवोगाड्रोज लॉ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चलेंगे आगे स्पेसिफिक हीट में, ठीक है। किस में चलेंगे? स्पेसिफिक हीट में, और देखेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होता है। देखिएगा, स्पेसिफिक हीट की हम बात करते हैं तो सपोज आप ऐसा मान के चलिए कि आपने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर में मान लीजिए कि आपने कोई भी सब्सटेंस आपने डाला, ठीक है, या अभी हम गैस की बात करते हैं तो गैस आप ले सकते हैं, बट क्लोज कंटेनर लेना होगा। ओपन कंटेनर है तो चलिए हम लोग वाटर की बात करते हैं, ठीक है। हमने सपोज दैट इसमें लिक्विड डाला वाटर, कितना? मास इक्वल टू हमने डाला 1 kg, ठीक है। अब सपोज दैट कि रूम टेम्परेचर मतलब कि यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हमको टेम्परेचर क्या है? T1 दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर यदि हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो हीट जब हम करेंगे हमको इसको कितना पर पहुँचा देना है? 21 पे, ठीक है। यानी कि हीट करके हमने इसको टेम्परेचर कहाँ पहुँचा दिया? 21 डिग्री सेल्सियस, ओके। टेम्परेचर राइज कितना हुआ? 1 डिग्री। अब क्या है कि जब हम लोग हीट कर रहे थे तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट लगा होगा, ठीक है, कुछ हीट लगा होगा। तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है 1 डिग्री चेंज के लिए, कितने मास के लिए? 1 kg के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। वाटर के केस में ये होता है, वाटर के केस में स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है 4182 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। ये होता है कि किसके केस में? वाटर के केस में, ठीक है। कहीं कहीं डायरेक्टली लिखता है 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, वो आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन, देखते हैं क्या लिख रहे हैं। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सबस्टेंस is the amount of heat required to rise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius। अभी जो मैंने यहाँ बताया वही चीज़ मैंने सेम टू सेम लिखा है, यानी कि हीट अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हमने दिया हीट, ठीक है, कितना हीट दिया? 4182 जूल, कितने के लिए? 1 kg के लिए, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमको इतने हीट की ज़रूरत है। इन केस ऑफ वाटर इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कहेंगे, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। दूसरा होता है, अब इसमें 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स हम लोग समझेंगे क्या होता है, कौन कौन। पहला होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसने कहा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कहां पर है? कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे ये समझिए, ठीक है। इसको हमको क्या चाहिए कि हम एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में क्या करेंगे कि 1 kg मास का कोई सब्सटेंस हम लोग डालेंगे, और उसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि उसका प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जब आप हीटिंग कर रहे हैं तो वो एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, और तब हमको हीट अमाउंट जो रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। दूसरा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक और क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा कि ये हीट तब रिक्वायर्ड होगा जब हम उसका वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। जैसे कि आप कुकर में 1 kg पानी डाल दो और उसको बॉयल करो, ठीक है, या फिर उसको मान के चलो कि 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जाओ, या कोई गैस क्लोज कंटेनर में रखो। तो क्लोज कंटेनर में जब आप रखेंगे तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। अब जब आप हीट कर रहे हो तो क्या होगा? हीट करते समय क्या होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा,
तो क्या होगा कि वहाँ पर 1 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना हीट दिए, वही हीट अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो, इसमें भी ऐड कर सकते हो कि व्हेन इट इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, और यदि कांस्टेंट वॉल्यूम रहा तो यहीं पर आप ऐड कर दोगे व्हेन इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, हीट बराबर हम लोग जानते हैं mc del T, ठीक है, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, 1 डिग्री चेंज करना है हमको। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो क्या दिखेगा कि C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई M डेल T। ठीक है, अब एक चीज़ हमको बताइए कि हमको क्या चाहिए। अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है, आप चाहो तो इसको CP/CV भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CP और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CV। ठीक है, अब इसका जो SI यूनिट है वो कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान देना। तो SI यूनिट के लिए क्या होगा, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, मतलब आप इसको लिख सकते हैं जूल। दिस इज द मास, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, kg। और दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, केल्विन, मतलब जूल पर केजी केल्विन। ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।